Good morning, student. Today we are going to discuss the next topic, random process. In previous lecture, we are discussing about the statistical approach, then some numerical on that. हमने discuss किया था, and then after in continue with the topic like random experiment, then we'll discuss about random variable, then random process. Now. Random process can be defined as when any random experiment is given a time dimension, there each outcome appear at some certain time, and random experiment will be converted into the random process. अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, चाहे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था या जो रैंडम वेरिएबल था, उसमें आपका टाइम को मेंशन नहीं किया गया था. But in that, if we provide the time dimension to the random experiment, then this random experiment is converted into the random process. मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अगर टाइम बोल दें कि इस टाइम पे ये आउटकम हो, इस टाइम पे ये आउटकम हो, इस टाइम पे ये आउटकम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमारा है रैंडम प्रोसेस में कन्वर्ट हो सकता है. A random variable which become the function of time is known as random process. If in term of the random variable अगर हम डिफाइन करना चाहें random process को, अगर random variable अगर आपका which become the function of time, अगर वो भी एक function of time हो जाए तो हम कह सकते हैं then this random variable is called random process. तो इन सिंपल वे अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें व्हाट विल बी द रैंडम प्रोसेस, या सिंपली अगर हम कंक्लूड करें रैंडम प्रोसेस बेसिकली हमारा है क्या, तो रैंडम प्रोसेस क्या है कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर हम टाइम एंड डायमेंशन प्रोवाइड कर दें देन फाइनली दिस एक्सपेरिमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रैंडम प्रोसेस. Now let us consider an example, a set voltage waveform generated by the thermal electron motion in a large number of identical रजिस्टर. तो हियर यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया. इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि जो आपका एक नॉइज वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जिसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर हैं उनके वेवफॉर्म को ऑब्जर्व किया जा रहा है. नाउ ओके, यह आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया है. यहाँ पे आपके रजिस्टर लिए गए हैं, रजिस्टर 1, 2, 3 अप टू द एन रजिस्टर. दे आर आइडेंटिकल रजिस्टर. ये हमारे क्या हैं, आइडेंटिकल रजिस्टर हैं. उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारे नॉइज वोल्टेज हैं उनके वेवफॉर्म को बनाया गया है. यहाँ पे वेवफॉर्म दिखाया गया है और वेवफॉर्म नियर अबाउट आपके सिमिलर ही हैं, बट थोड़े बहुत आपके डिस्प्लेसमेंट हैं वेवफॉर्म में, थोड़े बहुत उनके पैटर्न में या थोड़े बहुत उनके आपके डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस हैं आपके. बट जो यहाँ पे वेवफॉर्म बनाया गया है, यहाँ पे वेवफॉर्म टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड का वेवफॉर्म बनाया गया है. तो अभी हमने डैश डैश करके हमने यहाँ पे एन आइडेंटिकल रजिस्टर को लिया गया है और इस तरीके से हमने दिखाया है. एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे किया क्या गया है कि यहाँ पे देखिए दो लाइंस को ड्रॉ किया गया है, दैट इज़ T1 एंड T2. यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया है. T1 एंड T2 लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमारे वेव फॉर्म हैं ये सारे हमारे एन आइडेंटिकल वेव फॉर्म हैं, इनको दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे सैम्पल किया गया है. एज वी नो अबाउट द सैम्पल, सैम्पल मीन्स होता क्या है, सैम्पलिंग थ्योरम आपने पढ़ा होगा. सैम्पलिंग क्या होता है कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे उनके सैम्पल करने या उनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है. तो जैसे हमने यहाँ पे सैम्पल किया, मान लीजिए हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं इन टर्म ऑफ द वी मीन्स वी के टर्म में दिखा रहे हैं. तो यहाँ हमारा जो पहले मान लीजिए सैम्पल थर्मल नॉइज में रजिस्टर हमारा है, अगर हम यहाँ दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी ब्रैकेट में T1, ठीक है, V1 ब्रैकेट में T1. सिमिलरली फॉर सेकेंड रजिस्टर V2 ब्रैकेट में T1, फॉर थर्ड रजिस्टर V3 ब्रैकेट में T1 एंड फॉर एन रजिस्टर ब्रैकेट में Vn, T1.
Similarly, if we sample all the waveform at time t2, then we get the value v1 t2, सेकंड के लिए v2 t2, थर्ड के लिए v3 t2 एंड फोर्थ के लिए vn t1। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल सैंपल किया गया एट टाइम t इज इक्वल टू t1 एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t2। तो ये जो सैम्पलिंग का प्रोसेस जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट, इसकी नीड क्यों है, हमके यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अभी हम लोग जब रैंडम वेरिएबल को हमने स्टडी किया, तो उस रैंडम वेरिएबल को स्टडी करने के लिए हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ा। और बट जो वो आपके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, उनके हेल्प से हम इस रैंडम प्रोसेस को स्टडी नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर रैंडम प्रोसेस को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो रैंडम प्रोसेस को स्टडी करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोच या एवरेज मेथड्स आए, जिसको बाय नेम यहाँ पे दिया गया है इसेंबल एवरेज नाम दिया गया, और आपका एक नाम दिया गया है टाइम एवरेज। तो इन दोनों पैरामीटर के हेल्प जो है हम किसी भी रैंडम प्रोसेस को हम स्टडी कर सकते हैं, जो लिखा गया यहाँ पे। तो पहला जो पैरामीटर आप इसेंबल क्या होता है, ठीक है, देन इसेंबल एवरेज क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें स्टडी करना है। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूड ये करना चाहें कि हम जो दो मेथड्स पढ़ रहे हैं, इसेंबल एवरेज, टाइम एवरेज, ये बेसिकली बिलोंग्स करता है रैंडम प्रोसेस के लिए। दीज टू एवरेज आर नॉट बिलोंग टू द रैंडम वेरिएबल। देन व्हाट विल बी द इसेंबल को हम पहले डिफाइन करना चाहें, इसेंबल इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉसिबल वेव फॉर्म, आइडियली टेक द इनफाइनाइट वेव फॉर्म। ओके, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वेव फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे n आइडेंटिकल रजिस्टर को लिया हुआ है और हमने यहाँ पे एट टाइम t1 पे सैंपल किया। जब t1 पे सैंपल किया तो हमें क्या मिला, v1 t1, v2 t2, v3 t3 एंड v1 t1, ये हमें टाइम मिला, ये हमें सैंपल मिला। तो जब हम इन सारे जो सैंपल एट एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे वेव फॉर्म को हम सैंपल करते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ मिलती है, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड इसेंबल। ओके, तो इसेंबल करने के बाद मैं थोड़ा ब्रीफ को इसेंबल करने के बाद आपको कितने वोल्टेज मिल गए, v1 t1 करस्पॉन्डिंग टू रजिस्टर 1 एंड v2 t1 करस्पॉन्डिंग टू रजिस्टर 2, v3 t1 करस्पॉन्डिंग टू रजिस्टर 3 एंड v1 t1 करस्पॉन्डिंग टू रजिस्टर n। ये तो हमने कलेक्शन कर लिया। Then what will be its इसेंबल एवरेज, हाउ द इसेंबल एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसेंबल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग हमें इनको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इन टाइम इंटरवल ड्यूरिंग हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अगर इसेंबल एवरेज को हम डिफाइन करना चाहें, द एवरेज इज टेकन ओवर द इसेंबल ऑफ वेव फॉर्म कीपिंग द टाइम कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है हमारा जो इसेंबल एवरेज है, ये इट इज़ द एवरेज ऑफ द टेकन ओवर द इसेंबल ऑफ एवरेज, इसेंबल ऑफ वेव फॉर्म। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया आपका वेव फॉर्म इसेंबल क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेव फॉर्म। तो अगर उनके एवरेज को हम फाइंड कर लें, कीपिंग द टाइम कांस्टेंट और फिक्स्ड। कीपिंग द टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि हमने या तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सैंपल किया हुआ है, जो अभी हमने v1 t1 बोला, v2 t1 बोला, v3 t1 बोला, v1 t1 बोला, ये सारे हमारे वेव फॉर्म हैं, अगर इनके एवरेज को हम फाइंड कर लें, देन हियर वी गेट इसेंबल एवरेज। ये आपको क्या मिल जाएगा, इसेंबल एवरेज आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट
इसेंबल एवरेज आपको मिल गया। एंड इसेंबल एवरेज के बाद लेकिन हाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपने कीपिंग द टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि हमें यहाँ पर टाइम को चेंज नहीं करना है। हमने जो सैंपल एट T1 पे किया हुआ है वही सैंपल आपका ये T2 पे भी रहेगा अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से हम इसेंबल मीन को फाइंड करते हैं। Now, what will be the formula of the Ensemble average? Ensemble average that is mx and bracket में t is equal to minus infinite से infinite x and f x x comma t dx। तो ऑलरेडी अगर आपको मीन का फार्मूला याद हो, मीन्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मीन का फार्मूला हो, एम एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स डी एक्स। But here if you take the function in term of the time, then also the mean calculated also in the function of the time, then when the mean calculated in the function of time, then this mean is called the ensemble average। तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, तो ये फार्मूला हो गया एम एक्स टी इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्स एफ एक्स एंड ब्रैकेट में एक्स कमा टी डी एक्स। इस तरीके से हम यहाँ पे ensemble एवरेज को हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली और ये जैसे हमने सैम्पल मीन फाइंड किया, तो ये हमने एट टाइम t इज इक्वल टू T1 के लिए फाइंड किया। सिमिलरली अगर आपको T2 के लिए फाइंड करना हो, तो T2 के लिए फाइंड करना हो तो T2 पे हमारे जो सैम्पल जो वेवफॉर्म है या इसेंबल हैं, जैसे क्या मिलेगा आपको V1 T2 मिलेगा, V2 T2 मिलेगा, V3 T2 मिलेगा एंड V1 T2 मिलेगा। ठीक है, अलग अलग सैंपल करने के बाद तो उनको लेके अगर हम ये एम एक्स टी फाइंड कर लेंगे तो वहाँ पे भी एक अलग हमारा इसेंबल एवरेज हमारा फाइंड होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे इसेंबल एवरेज फाइंड किया एट टाइम t इज इक्वल टू T1 एंड एट टाइम t इज इक्वल टू T2 हमने फाइंड कर लिया। और ये दोनों हमारे इसेंबल एवरेज हैं, ये आपके सेम नहीं होने चाहिए, जो इनकी वैल्यूज़ है ये आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स एट टाइम T1 पे अलग होना चाहिए और एट टाइम T2 पे भी आपका क्या होना चाहिए, ये आपका अलग होना चाहिए। देन दिस इज अबाउट द इसेंबल एंड इसेंबल एवरेज। एंड आफ्टर दैट okay, now the next topic is the just like ensemble average, there is one more function is defined, and that is the autocorrelation function. It gives the measure of the correlation between the two samples। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये किसी दो सिग्नल या दो फंक्शन के बीच में सिमिलैरिटी को बताता है। मीन्स दोनों फंक्शन या दोनों सैंपल जो हैं कि उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटी है। इफ़ दीज इफ एनी टू सैंपल और टू फंक्शन आर द two function are having correlated, there is so much similarity between them, then the value is 0। otherwise if there is some dissimilarity between these two samples or function, then we can say that there is some value of the autocorrelation function। Now what will be the how the autocorrelation function can be defined? Autocorrelation function represent the similarity of amplitude at time T1 and T2 and is obtained by multiplying the amplitude of sample function at time T1 and T2 and taking the mean of this product over the ensemble। ओके, तो अब यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बिटवीन द टू सैम्पल्ड वैल्यू at different time T1 and T2 can be simply calculated by multiplying the amplitude of the sample function at time T1 and T2 and taking the mean of this product, means taking the mean of this product and over an ensemble means वही जो हमारे वेवफॉर्म्स होते हैं। नाउ ये आपका एक फार्मूला हो गया, दैट इज आर एक्स एक्स इज द सैम्पल इज द सिंबल ऑफ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम T1 एंड T2। ये आपको टाइम T1 एंड T2 आपको फंक्शन फाइंड हो गया, इज इक्वल टू ई एंड ब्रैकेट में आपको ई आपको पता है ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर होता है, दैट इज एक्स T1
एंड इंटू एक्स टी टू, ये आपको फाइंड हो गया। एंड आफ्टर दैट एंड वी नो दैट ई एक्स इज, ये आपका मीन का फार्मूला है, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स, ये मीन का फार्मूला है। तो अभी हम जब एक सिंगल ऑपरेटर्स के लिए अगर असेंबल मीन निकालें, सॉरी आपको वो निकालें ई एक्स निकालें इस तरीके एक फंक्शन के लिए, बट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालना है तो हमें यहाँ पे दो, हमारे एटलीस्ट दो फंक्शन या दो सैम्पल वैल्यू होनी चाहिए जो अलग अलग टाइम पे डिफाइंड आप क्यों, दैट इज आर एक्स टी वन कामा टी टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एंड हियर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट इज एक्स वन इंटू एक्स टू, देन एफ एक्स, एंड ये आपका एफ एक्स जो ये निकाला जा रहा है ब्रैकेट में एक्स वन एक्स टू टी वन टी टू, और ये जो आपका निकाला गया ये क्या है, ये आपका मीन है ओवर एन इसेंबल दैट इज डी एक्स वन एंड डी एक्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फर्दर जब कभी आपको ऑटो कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है या जानना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑटो बेसिकली ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपका है क्या। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एंड आफ्टर दैट तो ये जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है आपका, ये भी एक पैरामीटर जो डिफाइन किया गया है इज इन अंडर द topic of the ensemble average. Now the next topic is the time average. There is one more parameter related to the random process. When the statistical average are taken along the time, they are known as the time average. तो अभी हमने जो स्टैटिकल एवरेज जो हमने फाइंड किया हुआ है, या जो स्टैटिकल एवरेज अगर हम फाइंड करना है टेकन अलॉन्ग द सम time period, then this is known as the time period. Yeah, simply it is also called the time mean value, or it is also called the time average. Now time mean value, ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये आपका mx होगा, mx आपका लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में है, और इज इक्वल टू 1/t माइनस t/2 से कैपिटल T/2 xt dt, and after that xt and what will again the formula that is mx less than equal to साइन बीच में लाई करेगा, and is equal to 1/2t माइनस t से t xt dt। सिंपली बस यहाँ पे क्या किया, स्टैटिकल जो एवरेज जो आपको फाइंड किया गया है, ये टाइम के लॉन्ग इसको इंटीग्रेट किया गया है ओवर द इंटरवल माइनस t/2 से t/2 या माइनस t से t xt dt। Now we can obtain time mean of waveform xt by integrating it over a long period। तो हम यहाँ पे टाइम मीन भी फाइंड कर सकते हैं। जो टाइम मीन फाइंड किया गया है, टाइम मीन ऑफ वेवफॉर्म xt बाय इंटीग्रेटिंग इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो इस तरीके से हम टाइम एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे दो पैरामीटर डिस्कस किया हुआ है। दो पैरामीटर आपका हो गया, एक mx फंक्शन ऑफ t दैट इज़ द ensemble एवरेज, एंड अगेन वन मोर फंक्शन दैट इज़ द टाइम एवरेज। टाइम एवरेज जो आपका हो गया, ये आपका है mx एंड ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू का लेस देन और ग्रेटर देन का साइन के बीच में है। So there are these two parameters which are used to study the random process. तो आई थिंक सो आप लोगों को रैंडम प्रोसेस बारे में कुछ से क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली जिसमें आपको यही बताया गया कि रैंडम प्रोसेस जो होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, देन दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम प्रोसेस। देन जो आपने रैंडम वेरिएबल के लिए जो पैरामीटर पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उनके हेल्प से हम उनको कम्प्लीटली स्टडी नहीं कर सकते थे, स्पेसिफाई नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे दो यहाँ पे स्टैटिकल एवरेज मेथड्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द ensemble एवरेज एंड सेकेंड इज़ द टाइम एवरेज। Now there is the one more quantities there, that is autocorrelation function. It gives the similarity between the signal of the time shift version of the same signal. तो एक ये भी आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये बताता है कि टाइम शिफ्ट के साथ किसी भी सेम सिग्नल को कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। Simply it can be represented by r tau, and r tau is equal to 1/t minus t/2 से plus t/2,
एक्स टी माइनस टाउ डी टी, ये चीज़ें आपकी लिखी गई हैं। एंड आफ्टर दैट तो ये जो आपको फार्मूला दिखाया गया ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, ये विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एवरेज है आपका, ये विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एवरेज। ओके, now the next topic in this is the classification of random process। अब हमें ये स्टडी करना है कि random process बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, वो आप स्टडी करना है। नाउ अगर हम डिस्कस करें, द फर्स्ट वन इज द स्टेशनरी एंड द नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। And random process is called stationary if its statistics are not affected by any shift in the time origin। any shift in the time origin मीन्स ये कहना चाह रहा है कोई रैंडम प्रोसेस स्टेशनरी तब कहा जाएगा या तब कहेंगे उसको अगर उसके स्टैटिस्टिक मीन्स अभी आपने असेंबल मीन को पढ़ा हुआ है, इट रिमेन अनइफेक्टेड या इट रिमेन अनचेंज्ड बाय शिफ्ट इन द टाइम ओरिजिन। मीन्स अगर हम टाइम में चेंज करेंगे तो इनके वैल्यूज़ में आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा प्रोसेस है, देन प्रोसेस इज कॉल्ड द स्टेशनरी। तो नॉन स्टेशनरी कैसे डिफाइन करेंगे? ए रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉन स्टेशनरी इफ इट्स स्टैटिस्टिक आर इफेक्टेड बाय एनी शिफ्ट इन द टाइम ओरिजिन। ओके, देन दिस सिंबल मीन द इसेंबल मीन, अगर इसको हम लिखना चाहें, द इसेंबल मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट इज mx_t1, mx_t2, mx_t3 and mx_t4 and mx_tn, एंड दैट इज़ द कांस्टेंट फॉर ऑल इंस्टेंट। मीन्स जो यहाँ पे टाइम लिया गया है t1, t2, t3, t4 अप टू द t1, अलग अलग टाइम पे अगर आप ये इसेंबल निकालें वो हमारे सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन this assemble mean is independent of time, then we can say that here the random process is called stationary। और अगर ये आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, if we change in the shift in the time origin, then we can say that the random process is called the non stationary। Again, the autocorrelation function depend only on the time difference tau। here अगर हम डिस्कस करते हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिस्कस करते हैं तो इसके लिए आपका एक पैरामीटर होता है टाओ, एंड टाओ इज कॉल्ड द टाइम लैग और टाइम डिले। ये हम करते हैं वेयर टाओ इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो यहाँ टाओ भी लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द टाइम शिफ्ट और टाइम लैग। टाइम शिफ्ट बोलते हैं या टाइम लैग बोलते हैं। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में अगर आपका टाइम के साथ अगर आपका चेंज ना हो, इट्स फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन द टाइम डिफरेंस टाउ। मीन्स ऑटो कोरिलेशन फंक्शन टाइम डिफरेंस के साथ अगर फंक्शन है, देन दिस इज रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेशनरी, अदरवाइज नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। ओके, then next process is called the wide sense stationary and the weakly stationary random process। now in the short form it can be written as the WSS। हम यहाँ पे वाइड सेंस स्टेशनरी को हम WSS भी लिखते हैं। the process may not be stationary in strict sense, still mean and autocorrelation function are independent of the shift of the time origin। ओके, तो अगर कोई ऐसा स्टेशनरी प्रोसेस है उसको हम स्ट्रिक्ट सेंस मीन्स हम यहाँ पे आइडियल वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारा जैसे डायोड होता है, डायोड अगर आपका आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। आइडियल अगर हम बात करते हैं कि तो डायोड का जो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है वो 0 के बराबर होता है और रिवर्स में आपका इनफाइनाइट होता है। सिमिलरली प्रैक्टिकल केस में बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे भी यही कहना चाह रहा है कि इस प्रोसेस को हम स्ट्रिक्टली स्टेशनरी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ मे नॉट बी स्ट्रिक्टली स्टेशनरी सेंस, स्टिल
इसके जो दोनों पैरामीटर आपके जो मीन और ऑटो कोरिलेशन जो फंक्शन हैं आर इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑन टाइम ओरिजिन, बट टाइम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये क्या है, हमारा ये स्टेशनरी है इन दोनों पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। देन दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज WSS। इस टाइप का प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, WSS कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे WSS जो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसमें जितने भी आपके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे वो WSS प्रोसेस के लिए ही डिफाइन किए गए हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए WSS होता क्या है। तो अगर इन सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये प्रोसेस स्ट्रिक्टली हमारा स्टेशनरी नहीं होता है, बट इनके जो दो आपके जो स्टैटिकल एवरेज होते हैं, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट, ये दोनों हमारे टाइम ओरिजिन के साथ हमारे क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज WSS। इस प्रोसेस में WSS कहते हैं। नोट, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें WSS प्रोसेस को, ए ट्रू स्टेशनरी प्रोसेस शुड स्टार्ट एट t इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट एंड शुड स्टॉप एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देन अगर ऐसा कोई स्टेशनरी प्रोसेस है जो आपका स्टार्ट हो रहा है एट t इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे और स्टॉप हो रहा है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, इफ़ पॉसिबल देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज पॉसिबली प्रैक्टिकली, इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट सच टाइप ऑफ प्रोसेस ये हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ इस पैगाम में यही कहना चाहे, ऐसा कोई प्रोसेस जो आपका स्टार्ट हो माइनस इनफाइनाइट से और आपका इंडो इनफाइनाइट तक, बट सच टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, but if it is possible then we can say then this random process is called the WSS or wide sense stationary or weakly stationary random process. The process may appear stationary over the certain period of time, then this will be a WSS. हाँ, इस WSS को डिफाइन करने के लिए एक और है फॉर्मेट है, तरीका है, आप कह सकते हैं अगर ऐसा कोई प्रोसेस जो कुछ समय के लिए स्टेशनरी आपको लगे, मीन्स स्टेशनरी ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन दिस विल बी द WSS। ओके, तो ये आपका WSS आगे आपके जो काफ़ी जो न्यूमेरिकल आपके आएंगे वो इसी पे आएंगे, WSS पे ही आएंगे आपके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका WSS प्रोसेस के लिए जो मेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर वो कुछ समय के लिए अगर स्टेशनरी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा वो प्रोसेस क्या है, आपका वो स्टेशनरी है या WSS है। Now next process is the ergodic process. This is a very important process. A random process is known as the ergodic process if the time average are equal to the ensemble average. ऐसा कोई रैंडम प्रोसेस जिस एरोगेटिक तब कहेंगे जब उसका टाइम एवरेज और आपका ensemble एवरेज दोनों क्या हो, बराबर। दैट इज इन सिंपल वे इफ mx इज इक्वल टू, ये आपका mx ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के बीच में अगर आपका लाई कर रहा है और जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के बीच में है उसको हम बोलते हैं टाइम एवरेज बोलते हैं, और सिंपल mx is called the ensemble average. If both are same of any random process, then this random process is known as the ergodic process. इसको हम क्या बोलते हैं, ergodic process बोलते हैं। नाउ इन टर्म ऑफ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, अगर मैं डिफाइन करना चाहें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के टर्म में डिफाइन करना चाहें, देन आर एक्स एक्स T1 T2 इज इक्वल टू, ये आपका आर टॉय यूज हो रहा है इन बिटवीन द साइन लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो इन द टर्म ऑफ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हम सिंपली आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एरोगोडिक प्रोसेस हैं। तो ये जो आपके पैरामीटर्स यहाँ दिख रहे हैं कि किस तरीके से टाइम एवरेज और ensemble एवरेज को बराबर किया गया है, या इन टर्म ऑफ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इनको अगर बराबर किया गया है, अगर ऐसा होता है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोगोडिक प्रोसेस।
Then there is some point about the ergodic process. Thus, an ergodic process is always stationary, but converse are not true. ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोसेस अगर इरोगोटिक है तो हम इसको स्टेशनरी कह सकते हैं, बट कन्वर्स और नॉट ट्रू, कन्वर्स और नॉट ट्रू मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी हमारा स्टेशनरी प्रोसेस हो उसको हम इरोगोटिक कह सकते हैं, बट दिस इज़ द कंडीशन कि ऐसा हो सकता है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें इरोगेटिक प्रोसेस को, इरोगेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज स्टेशनरी, बट उसको हम उल्टा बात करें, कन्वर्सली अगर हम कहें तो कन्वर्सली इट इज़ हम वी कांट से कि एनी स्टेशनरी प्रोसेस इज द इरोगेटिक प्रोसेस। नाउ ये थे, उसके बाद तो हमने आपको जो डिस्कस किया अबाउट द रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस को पहले हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, रैंडम प्रोसेस सिंपल वे में डिफ़ाइन किया गया किस तरीके से वो जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम वेरिएबल फंक्शन ऑफ टाइम देन इज नोन एज अ रैंडम प्रोसेस। Then after that we take the example of the continuous random variable in term of the waveform, then its sample at different time. Then we'll discuss about the statistical average method, that is ensemble average and time average. And then after this ensemble time average, and there is one more important quantity, that is autocorrelation function. It gives the measure of the correlation between the two samples. And after that autocorrelation function, it is very important. In future there is also a separate topic which are discussed in this unit. And then time average, when the statistical average calculated along the time. Then after that autocorrelation function with respect to the time. Then after the classification, there are the three type of the random process: stationary and non-stationary, and then WSS process, and then ergodic process. There is one more process, that is the Gaussian process, which are discussed later in the next topic. This is the last topic of this unit. That is the Gaussian distribution. ओके, तो आई थिंक सो आप लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ समझ में आया होगा, उसमें बस यही बताया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा किस तरीके से चीज़ों को कोरिलेट किया है। आपने इस यूनिट में स्टार्ट किया फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपने रैंडम वेरिएबल के बारे में जाना, फिर रैंडम वेरिएबल के बाद आपने जब इन टर्म ऑफ फंक्शन से आपके रिस्पेक्ट में बात किया, तो फिर आपने वहाँ पे रैंडम प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है। एंड इसी तरीके से आपके टॉपिक हैं। तो अब दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। इन टुमारो लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द सम न्यूमेरिकल ऑन द CDF and PDF. Okay, thank you.